आज आप लोग यहां पर ऐसे समय में आप यहां पर हम सब इकट्ठे हैं जब हरियाणा में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद 4 महीने के बाद हरियाणा की विधानसभा का चुनाव। जब आखिरी 6 महीने में गाड़ी आ जाए, इस सरकार के पास बिना आचार संहिता के काम करने के 6 महीने से कम का समय बचा है, क्योंकि 3 महीने लोकसभा का इलेक्शन चलेगा। तो ऐसे में जब सरकार के पास मात्र 6 महीने से कम का समय हो तो जनता का सोचने का समय शुरू हो जाता है कि तराजू पे रख के तोले इस खट्टर सरकार ने, इस खट्टर दुष्यंत सरकार ने कैसे काम किए। क्या ये सरकार को दोबारा मौका दें, इनका लाइसेंस रिन्यू करें 5 साल का, क्या इनसे दोबारा से हरियाणा की बागडोर इनके हाथ में सौंपी जाए या हरियाणा में बदलाव किया जाए। ये फैसला आपको करने की घड़ी आ गई है और मैं मानता हूं कि हरियाणा में ऐसी सरकार जिसने इतना नुकसान किया हरियाणा का, शायद इतिहास में दर्ज हो जाए कि ऐसी भी सरकार कोई आई थी जिसने हरियाणा को इतना पीछे लेके जाने का काम किया। ये फैसला आपको करना है। 24 को हमारी रैली है सिरसा में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में। उस रैली में का निमंत्रण देने के लिए हम सारी जगह जा रहे हैं। सबसे पहले तो उस रैली का आपको निमंत्रण, आपको ज्यादा उस रैली में पहुंचना है। उस रैली में आर पार की लड़ाई का बिगुल उस रैली में बजाने का काम करेंगे और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की आवाज अगर कहीं से आएगी तो 24 की सिरसा की रैली से आएगी। तो कौन कौन सिरसा रैली में चलेगा 24 को हुड्डा सेक्टर में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाई मुझे पता है ज्यादा लग रहा है, ज्यादा बहुत है, लेकिन तो मैंने पता है 2 मिनट हाथ निकाल के बताओ कौन कौन चलेगा भाई, बताना एक बार। देखो ये खट्टर सरकार बनी 2014 में, बड़े विश्वास के साथ लोगों ने बनाई। मैं लंबी बात नहीं कहता, लेकिन आज 9.5 साल के बाद इस सरकार का क्या, इस सरकार की क्या कार्यशैली रही है, इसका क्या प्रतीक रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। जो हरियाणा 2014 से पहले विकास में देश में नंबर 1 पे माना जाता था, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खिलाड़ियों के सम्मान में, 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की समय, हुड्डा सरकार के समय देश में हरियाणा का नाम था। आज वो हरियाणा विकास में तो 17वें पायदान पे है और नंबर 1 पे देश में पहुंच गया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक शिक्षित नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा के अंदर। ना तो फैक्ट्री लगी, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। हमारे समय 8 IMT बनी थी, 4 थर्मल के कारखाने, 1 परमाणु का कारखाना, 12 विश्वविद्यालय नए बने थे और कई, जैसे यहाँ पे सिरसा में देवीलाल यूनिवर्सिटी जो 2 कमरे का यूनिवर्सिटी बनाई गई थी हमारी से पहले की सरकार में, उसको पूरा विश्वविद्यालय का रूप दिया गया था। विकास की बड़ी बड़ी परियोजना आ रही थी। इस सरकार में ना तो कोई विकास की परियोजना आई निजी क्षेत्र के अंदर, सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो रोजगार कहां से मिले, और ना ही सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम किया गया या कच्चों में परिवर्तित करने का काम किया गया, या ले देकर फिर भी कौशल निगम से कच्चों में परिवर्तित कर दी, 2 लाख नौकरी समाप्त कर दी। फिर भी कोई अगर नौकरी, कोई एडवर्टाइजमेंट आई तो या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, ले दे, फिर भी कोई लिस्ट निकली तो उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आया दिखाई दिया। SDO इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। किसी और प्रदेश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। 2021 में SDO की भर्ती आई, 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा। अभी इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की 156 की लिस्ट आई, 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। HCS की भी लिस्ट आई, 60 लगे, बाकी पोस्ट खाली। मैं इसीलिए बता रहा हूं, मुझे बाहर के किसी प्रदेश के किसी नौजवान से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन किसी और प्रदेश में, राजस्थान जैसे प्रदेशों में ये नियम बना हुआ है कि 1% से ज्यादा बाहर के किसी प्रदेश को मौका नहीं, तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे। ऐसी सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल आज कहीं है तो हरियाणा में, और देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और अहंकार अगर कहीं है सरकार में तो वो हरियाणा में। भ्रष्टाचार क्यों? आपको पता है ये सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा देश में। पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने, क्या नारा था? 75 पार। बीजेपी का नारा था
खट्टर साहब का नारा था पिछले इलेक्शन में, था कि नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहते थे अब की बार बीजेपी जाएगी 75 पार। लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी, 40 पे गाड़ी रुक गई। लेकिन इस बीच में एक और पार्टी आ गई, दुष्यंत चौटाला उसका नाम था, जेजेपी पार्टी, चाबी उसका चुनाव चिन्ह। उनका एक और नारा आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी को भेजो जमुना पार। यही नारा था कि बीजेपी को भेजो जमुना पार, की नहीं था? एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? और हरियाणा बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, लोग कर रहे हाहाकार। और भ्रष्ट क्यों कह रहा हूं? आपको याद होगा जब इनका समझौता हुआ तो कहा कि हम उसको समर्थन देंगे जो 5100 बुढ़ापा पेंशन देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के घर पे समझौता हुआ। हमने तो कहा था, हुड्डा साहब 31 विधायकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें साथ देना चाहिए क्योंकि जमुना पार का नारा था। विश्वासघात मत करो लोगों के साथ, हमारे साथ आओ। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के लिए वोट मिली है। 5100 पेंशन तो कांग्रेस 1 नवंबर 2019 तक को से लागू करने का हमारा घोषणा पत्र में था। बोला नहीं, हमारा तो समझौता इनके साथ हो गया, 5100 पेंशन ये देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे, 5 साल के बाद वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई? किसी की? जिसकी आई है वो बीजेपी की वोट जरूर देना भाई, मैं ये कहना चाहता हूं। और जिसकी नहीं आई वो हमारी तरफ देख लेना। यही बात है ना? तो ये 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, भ्रष्टाचार का समझौता था। हरियाणा को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की अपनी फाइलों को बंद कराने का समझौता था। बड़े बड़े मुकदमे चल रहे थे। कोई संपत्ति, काले धन की संपत्ति का मुकदमा चल रहा था, कोई कौन सा मुकदमा चल रहा था। बीजेपी का नारा था विदेशों से काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, हर के बैंक खाते में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, सरकार बनते नारा बदल गया और नया नारा लिखा गया, काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, उनसे समर्थन दिलवाएंगे और रातों रात उनकी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराएंगे, उनके काले धन को सफेद कराएंगे। यही बात है, ये इसका समझौता था। भ्रष्टाचार का समझौता कर लिया, महकमे बांट दिए। कोई एक्साइज का महकमा किसके पास, शराब का महकमा किसके पास, खुलेआम माइनिंग का महकमा किसके पास। हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार करने का समझौता हो गया। और ये हम क्या कहें, आप हमारी क्या बात मानो। जेजेपी के एक विधायक है दादा गौतम, उन्हीं की स्टेटमेंट आ गई जैसे ही समझौता हुआ इनका आपस में महकमे बांटे, उनकी अगले दिन स्टेटमेंट आ गई। खोपर क्या आई खोपर? बोला खोपर एक लाई जीन गया सारा। बोला एक लाई जीनने लग रहा है, ये थे स्टेटमेंट। तो खोपर तो जीन गया, लेकिन 750 किसानों की तो जान कुर्बान हो गई। खोपर तो जीन गया होगा, लेकिन हमारी खिलाड़ी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। खोपर तो जीन गया होगा। हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार और गरीब को महंगाई की मार झेलने का काम इस सरकार में। तो आज ये भाई सरकार के दो स्वरूप, एक अहंकार और दूसरा भ्रष्टाचार। एक अहंकार, इनका घमंड बहुत है इस सरकार में, 7वें आसमान पे घमंड है। आपने देखा किसानों के साथ क्या हुआ, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, हर वर्ग के सरपंचों के साथ क्या हुआ। घमंड भी बहुत हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इनके घमंड को तोड़ना चाहते हो कि नहीं तोड़ना चाहते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तोड़ना चाहो कि नहीं चाहो? या ये इनके घमंड को जो है भाई, क्योंकि ये फैसला होगा, इनका घमंड या तो इनका घमंड टूटेगा या जो है, मैं समझता हूं कि इनका घमंड, ऐसी घमंडी सरकार को अगर दोबारा मौका मिल गया, आप अंदाजा लगा सकते हो, इतने किसानों की कुर्बानी लेने के बाद, जान की कुर्बानी लेने के बाद भी अगर सरकार को मौका मिलता है तो ये इतिहास में काले अक्षरों में मैं समझता हूं कि नाम लिखा जाएगा आपका, हमारा सबका। तो आज ये फैसले की घड़ी है। इस फैसले की घड़ी में मुझे पूरा विश्वास है आप सबका साथ मिलेगा। 24 तारीख को आपका साथ और आपका आशीर्वाद, आप वहां पहुंचोगे। 24 को बिगुल बजेगा, हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल बजेगा। ये बिगुल बजेगा कि 6 महीने के बाद जब चुनाव होगा। और एक और मैं बात आखिरी में कहना चाहता हूं, पिछली बार तो थोड़ी कसर रह गई थी, थोड़ी सी कसर, इस बार नहीं रहेगी। पिछली बार 40 पे बीजेपी रुक गई थी, 31 कांग्रेस की आ गई थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और केवल 3900 वोटों का फर्क रह गया। अगर 3900 वोट कांग्रेस की ज्यादा आती तो हमारी 36 थी, थोड़ा सी फर्क रहेगी इस बार, मगर ये फर्क नहीं आएगा। मगर एक चीज जरूर है, एक चीज से मैं सावधान भी करना चाहता हूं, एक और समझौता
जैसे गुप्त समझौता भ्रष्टाचार का किया जेजेपी के साथ, एक और समझौता इनका हो गया है। अब समझौता आपस में गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हो गया है। इलेक्शन के नजदीक, आज मेरी बात नोट करके रखना, गठबंधन टूटेगा आने वाले दिनों में। जेजेपी और इनेलो अपने उम्मीदवार उतारेंगे पूरे हरियाणा में, और उन उम्मीदवारों का एक ही लक्ष्य होगा कि किसी तरीके से कांग्रेस की वोट में सेंध मारने का काम करें और बीजेपी को दोबारा से चंडीगढ़ की कुर्सी पे बिठाने का काम करें। इस बार इनको पता है इनके एमएलए नहीं जीतेंगे, पिछली बार तो जीत गए थे। इस बार इस बात का समझौता किया है कि भाई कितनी वोट काटो, ये वोट, जितनी वोट जो ज्यादा काटेगा चाचा और भतीजे में, उसी को उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। ये बीजेपी का ये जो है, ये इस बात की साजिश और षड्यंत्र को आपको समझना है। समझ गए कि नहीं समझ गए जो मैं कह रहा हूं? ये आपको जागरूक होना है। इस चीज से मैं आज चौकन्ना करने आया हूं। ये दोबारा बीच में जमुना पार का नारा लेके आएंगे कि बीजेपी को करो जमुना पार, तो भाई इनको ही कर देना जमुना पार। ये मेरी बात आप मान लेना।